नेक्स्ट द बैक्टीरियम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू बाना टेस्ट, BANA टेस्ट को कौन रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसमें आता है हमारे पास एक्टिनोमाइसिस, एक्टिनोबैक्टर कॉमेटेंस, AA कॉमेटेंस, ठीक है। The BANA test is based upon the ability of some bacterial species to hydrolyze a synthetic trypsin substrate N-benzoyl D-L-arginine to naphthylamine, ठीक है, N-benzoyl D-L-arginine dextrolevoarginine to naphthylamine. In this way, the test can detect the 3 specific bacteria, that is P. gingivalis, bacteroides, Forsythis एंड ट्रिपोनेमा डेंटिकोला। कौन कौन से 3 बैक्टीरिया डिटेक्ट कर सकता है? पी जिंजिवालिस कर सकता है, बैक्टीरियोइड्स फोर्सिंथिस कर सकता है और ट्रिपोनेमा डेंटिकोला कर सकता है इन रिलेशन टू पेरियोडोंटल डिजीज। तो 3 हमारे पास कौन से बैक्टीरिया है? फोर्सिंथिया, जिंजिवालिस एंड डेंटिकोला। इनको बाना टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। एक्टिनोबैक्टर एक्टिनोमाइसिटिस कॉमेटेंस को नहीं कर सकता। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन बोनी डिफेक्ट फाउंड इन पेरियोडोंटाइटिस इज विच वन? तो 2 वॉल डिफेक्ट इज द मोस्ट कॉमन पेरियोडोंटल इफेक्ट, ठीक है, डिफेक्ट। 1 वॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ओनली 1 वॉल रिमेनिंग, जब मतलब दांत के अराउंड तीनों वॉल्स चली गई हैं, सिर्फ एक ही वॉल रिमेनिंग है, दैट इज नोन एज 1 वॉल डिफेक्ट। 2 वॉल डिफेक्ट मतलब कि 2 वॉल्स रिमेनिंग है और 2 वॉल डिफेक्ट हो गई, मतलब ख़राब हो चुकी हैं। 3 वॉल डिफेक्ट जो होता है जिसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, मतलब तीनों साइड पर हड्डी प्रेजेंट है और एक साइड पर हड्डी जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। सो जो 2 वॉल डिफेक्ट है हमारे पास, दैट इज द मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क इंडिकेटर्स ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज एक्सेप्ट, देखो, HIV एड्स इज अ रिस्क इंडिकेटर ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ रिस्क इंडिकेटर ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, इनफ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स लीड टू प्लाक बिल्डअप, विल लीड टू पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स, अगर उसमें प्रेजेंट है उसको नहीं निकाला जा रहा है, दे और आर द इंडिकेटर्स फॉर पेरियोडोंटल डिजीज। बट ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कोई इंडिकेटर नहीं है पेरियोडोंटल डिजीज का, तो चौथा ऑप्शन हमारा रूल आउट हो गया, चौथा ऑप्शन हमारे पास अंतर है। द रिस्क एलिमेंट्स फॉर पेरियोडोंटल डिजीज आर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड टोबैको, डायबिटीज, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड माइक्रोबियल टूथ डिपॉजिट्स ऑन द टूथ, ठीक है, माइक्रोबियल डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टूथ। रिस्क फैक्टर के बाद आता है रिस्क डिटर्मिनेंट और रिस्क बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी चीज़ें जो फैक्टर्स मॉडिफाई नहीं हो रहे हैं, जैसे जिन फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे आ गया जेंडर, एज, जेनेटिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, स्ट्रेस, ठीक है, जिनको हम खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते, और दे आर नोन एज रिस्क डिटर्मिनेंट्स और बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा आता है रिस्क इंडिकेटर्स। रिस्क इंडिकेटर्स आर HIV एड्स, अगर पेशेंट को ये पेरियोडोंटल डिजीज आ रही है तो वहाँ पे रिस्क हो सकता है HIV एड्स का हो, ऑस्टियोपोरोसिस, इनफ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स कुड बी अ रिस्क इंडिकेटर। फोर्थ इज रिस्क मार्कर और रिस्क प्रिडिक्टर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक, या ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग, ये सब रिस्क मार्कर्स के अंदर आते हैं। रिस्क मार्कर मतलब जो लास्ट में हम जिससे पता कर रहे हैं, फाइनली पता कर रहे हैं कि पेरियोडोंटल डिजीज है या नहीं है, दैट इज नोन एज रिस्क मार्कर। रिस्क इंडिकेटर हमारे पास HIV एड, ऑस्टियोपोरोसिस और इनफ्रीक्वेंट डेंटल विजिट वगैरह होगी। रिस्क डिटर्मिनेंट मतलब जो बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक है जिन्हें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिस्क फैक्टर वो वाली चीज़ होती हैं जो कॉज कर रही हैं, टोबैको हो गया, डायबिटीज़ होगी, माइक्रोबियल टूथ डिपॉजिट हो गई, टूथ सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गई, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, द इंडेक्स दैट मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर इज नोन एज validity. Index that measures what it is intended to measure, it is called as validity. The term validity refers to whether or not the test does what it claims to does. ठीक, मतलब एक टेस्ट वो चीज़ कर पाता है जो वो क्लेम करता है या नहीं करता, दैट इज नोन एज वैलिडिटी। ऑन अ टेस्ट विद हाई वैलिडिटी द आइटम्स विल बी क्लोजली लिंक्ड टू द टेस्ट इंटेंडेड टू फोकस। ठीक है, जो भी टेस्ट जो है वो चेक करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे ऑप्शंस या पैरामीटर्स वैलिडिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, हाई वैलिडिटी के अंदर। अगर मान लो एक ही टॉपिक के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो, सारे रिजल्ट जो हैं वो हम फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेस्ट की वैलिडिटी चेक होती है। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज़ द अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़।
ठीक है, अमाउंट ऑफ वेरिएशन और डिस्पर्शन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द प्रिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन, देखो कोई आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें प्रिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि आपका रिजल्ट कितना प्रिसाइज आ रहा है, वो आपका डिपेंड करता है कि कितना आपने सैंपल लिया है। जितना सैंपल ज़्यादा उतना प्रिसीजन ज़्यादा, ठीक है। एज द स्टैंडर्ड एरर इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंपल साइज बिकॉज द मोर सैंपल साइज प्रोड्यूसेस स्मॉलर एरर्स, जितना ज़्यादा सैंपल होगा उतने कम एरर के चांसेस आ जाएंगे। विच एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स विद हाई प्रिसीजन, तो जितना बड़ा सैंपल उतना कम हमारे पास एरर और उतना ही ज़्यादा हमारे पास प्रिसीजन। Precision is an estimate that depends upon the variation in population and sample size nearer to population, ठीक है। Precision सिर्फ एक estimate है that depends on the variation in population and sample size nearer to population, मतलब कि जितना बड़ा हमारे पास सैंपल आएगा उतना हमारा जो नॉर्मल होगा, एवरेज से वेरिएशन होगा, वो कम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस इज बाय सिस्टेमिक रिव्यू, ठीक है। सिस्टेमिक रिव्यू या फिर सिस्टमैटिक रिव्यू वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। बाय कलेक्टिंग एंड समराइजिंग, जो भी आपने डेटा कलेक्ट और समराइज किया हुआ है, जो भी आपके पास एविडेंस कलेक्ट और समराइज किया गया है, उस सारे को आप एक प्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर क्वेश्चंस फैब्रिकेट करके उससे आप मतलब सिस्टमिकली रिव्यू बैक ले सकते हो, ठीक है। अ मेटा एनालिसिस इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू समराइज द रिजल्ट्स ऑफ दीज स्टडीज एंड दैट रिव्यू इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एविडेंस। लेट्स डिस्कस द लेवल ऑफ एविडेंस फॉर थेरेप्यूटिक स्टडीज। लेवल 1A, ठीक है। 1A हमारे पास इट इज नोन एज सिस्टेमिक रिव्यू विद होमोजेनिसिटी ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सिस्टेमिक रिव्यू विद होमोजेनिसिटी ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये सबसे बड़ा एविडेंस का हमारे पास लेवल आता है। 1B में हमारे पास इंडिविजुअल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आ जाएगा विद नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। विद नैरो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इज 1B। सबसे बड़ा वाला सिस्टेमिक रिव्यू विद होमोजेनिसिटी इन ऑल द रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। 1C इज ऑल और नन स्टडी, या तो डिजीज प्रेजेंट है या नहीं है, दिस इज 1C। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 2, ये हमारे हम लेवल ऑफ एविडेंस के बेस पे काम कर रहे हैं। ऊपर से नीचे लेवल ऑफ एविडेंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। नंबर 2A जो है वो सिस्टमैटिक रिव्यू विद होमोजेनिसिटी ऑफ कोहॉर्ट स्टडी आ जाता है, ठीक। 2B में मतलब 2 जो है दैट इज़ फॉर कोहॉर्ट स्टडी। 2B में इंडिविजुअल कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है इंक्लूडिंग लो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब हमने 80% तक के पेशेंट का फॉलोअप करा है वहाँ पे। 2C इज आउटकम ऑफ द रिसर्च, मतलब कोई रिसर्च है उसे हमने कंपेयर किया है, उसको हम कह रहे हैं एज अ आउटकम ऑफ रिसर्च, दैट इज इकोलॉजिकल स्टडीज दैट विल कम इन द 2C। फिर आती है बात 3A की। 3A में हमारे पास सिस्टमैटिक रिव्यू विद होमोजेनिसिटी ऑफ केस कंट्रोल स्टडी, मतलब सबसे ज़्यादा हमारे पास RCT दैट इज़ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का एविडेंस माना जाता है, उसके बाद कोहोर्ट का, उसके बाद केस कंट्रोल का, ठीक है। 3B में मतलब कि इंडिविजुअल केस कंट्रोल स्टडी करी आपने, एक पर्सन लिया उससे ही पूछा सब कुछ, 3B। फिर आता है 4 में हमारे पास केस सीरीज़ की जाती है दैट इज़ पुअर क्वालिटी कोहॉर्ट एंड केस कंट्रोल स्टडी, मतलब जो हमारे पास एविडेंस पहले से पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करना है और जो पेशेंट आता है उसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास लेवल 4 पे आ जाता है। लेवल 5 जो सबसे नीचे है लेवल ऑफ एविडेंस, वो है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। विदाउट एनी एक्सप्लिसिट क्रिटिकल अप्रेजल और विदाउट एनी ट्रायल हम एक फिजियोलॉजिस्ट या फिर एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं और उसके प्रिंसिपल्स पर, उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, जो भी उसने सीखा हुआ है अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है। दैट इज़ द लीस्ट लेवल ऑफ एविडेंस इन थेरेप्यूटिक स्टडीज़। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्फेक्शन कंट्रोल, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ येलो बैग कंटेंट इज़ व्हाट? येलो बैग कंटेंट जो है दैट विल बी इंसिनरेटेड। देखो 4 हमारे पास बैग होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, येलो, रेड, ब्लू वाइट, ट्रांसलूसेंट एंड ब्लैक, ठीक। येलो का अपने पास ज़्यादातर प्लास्टिक बैग होता है जिसके अंदर 1 to 6 मतलब जो भी हमारे पास एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, ब्लड सोक्ड कॉटन होता है, जो भी चीज़ फोमाइट है, जो चीज़ पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आएगी उसको हम येलो में डालते हैं,
ठीक है, कोई पेशेंट कटी हुई वो भी येलो में डालते हैं, डिस्कार्डेड मेडिसिन हैं वो भी येलो में डालते हैं, ठीक है। रेड में हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं, तो येलो वाली चीज़ों को हम जला देंगे, बिल्कुल ही इंसिनरेट कर देंगे। इंसिनरेट करने के बाद दे विल बी बरीड डीपली। रेड में वी विल ऑटोक्लेव, जैसे शार्प्स हो गए, माइक्रोवेव करते हैं उनको, जहाँ पे मतलब ऑटोक्लेव करेंगे, माइक्रोवेव करेंगे या केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे रेड का, ठीक है। उसके बाद ब्लैक आता है। ब्लैक अपने पास उसमें जितना भी ब्लैक जो होता है वो नॉर्मल वेस्ट होता है। नॉर्मल वेस्ट को आप चाहे जला दो या उसको लैंडफिल में डाल दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ताकि वो मैन्योर बना दे, ठीक। उसके बाद आती है ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक में क्या डालते हो, देखो ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट, ब्लू और वाइट हमारे पास बहुत ज़्यादा शार्प चीज़ें होती हैं, तो उसको ऑटोक्लेव करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके साथ साथ श्रेडिंग भी कर सकते हैं उसकी। ब्लू वाइट ट्रांसलूसेंट में ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, श्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डाल के उनको मेटल को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले था येलो से करेंगे आग की तरह याद रखेंगे, सो दिस इज इंसिनरेशन और डीप बरियल। रेड ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव और केमिकल ट्रीटमेंट। ब्लू ट्रांसलूसेंट और वाइट दैट इज ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव और केमिकल ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद श्रेडिंग एंड डिस्ट्रक्शन, ताकि हम मेटल दोबारा यूज़ कर सकें। ब्लैक नॉर्मल वेस्ट है, इंसिनरेट करो या लैंडफिल में डालो कीड़ों के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ताकि वो मैन्योर बना दे, अगर वो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो। अगर इनऑर्गेनिक है, जैसे प्लास्टिक वगैरह मटेरियल है, तो दैट विल बी हैंडल अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट ब्लैक को हम एज अ नॉर्मल वेस्ट ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेन्स इज यूज्ड इन क्वेगली-हे मॉडिफाइड इंडेक्स, ठीक है, QUIGLEYHEIN मॉडिफाइड इंडेक्स। क्वेगली-हेन मॉडिफाइड इंडेक्स के अंदर वी यूज बेसिक फ्यूजन डाई, The index that evaluates the plaque revealed on the buccal and the lingual surface of non-restored teeth on the scale of 0 to 5 is known as a Quigley-Hein index. It was defined by G.A. Quigley and J.W. Hein in 1962. कब करा था? 1962 में. And it was modified by S. Tursky and N. D. Gilmore and I. Glickman in 1970. All the teeth except the third molars are assessed in this index. Quigley-Hein index में सारे teeth आप except third molar assess करते हैं. An index for entire mouth is determined by dividing the total score by the number of surfaces examined. टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सरफेस हमारे पास क्वेगली-हेन इंडेक्स में वैल्यू देता था। बेसिक फ्यूजन माउथवॉश was used as a disclosing agent in this index. 0 मतलब कोई प्लाक नहीं है। 1 means isolated flecks of plaque at the level of gingival margin are present. 2 a continuous band of plaque up to 1 mm at the level of gingival मार्जिन। आइसोलेटेड 1 में क्या हुआ कि थोड़े थोड़े फ्लेक्स हैं खाली। 2 में कॉन्टिन्यूस बैंड है, 1 mm का बैंड जिंजाइवल मार्जिन के ऊपर। 3 में प्लाक ग्रेटर देन 1 millimeter इन विड्थ एंड कवरिंग 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस। 1 millimeter से ज़्यादा प्लाक जो है अपने मतलब पूरा एक लेयर है जो 1 millimeter से ज़्यादा और 1/3 ऑफ द टूथ सरफेस लगभग कवर कर रहा है। 4 में प्लाक कवरिंग 1/3 to 2/3 ऑफ द टूथ सरफेस, ठीक है। फिर आता है 5, 2/3 तक हो गया कवर। लेवल 5 जो होता है इसमें प्लाक जो होता है दैट कवर्स मोर देन 2/3 सरफेस ऑफ द टूथ, ठीक। नेक्स्ट, अ यंग गर्ल कम्स टू OPD विद asymptomatic expansion of mandibular body unilaterally. Radiograph shows hazy diffuse trabeculae and ground glass genetics, ठीक है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, हेजी डिफ्यूज ट्रैबिकुले हैं। जेनेटिक टेस्ट में NAS1 जीन आई है। NAS1 जीन मतलब फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ठीक है। सीधा फाइब्रस डिस्प्लेजिया को अपन टिक मारेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है दैट इज फॉलोइंग पॉइंट्स इन द क्वेश्चन आर क्लियरली सजेस्टिव ऑफ फाइब्रस डिस्प्लेजिया, दैट इज NAS1 जीन, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, यंग फीमेल, प्राइमरली इन चिल्ड्रन और टीनेजर में होता है फाइब्रस डिस्प्लेजिया, ठीक। एंड मैंडिबुलर बॉडी रीजन एंड इट इज एसिम्प्टोमेटिक स्लो एक्सपैंडिंग लीजन ऑफ द बोन, और मैंडिबल ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होती है रादर देन मैक्सिला।
Next, DSPP, that is dentin cyanophosphate protein in gene involvement in seen in which disease? तो ये डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा प्लस डेंटिन डिस्प्लेसिया दोनों के अंदर DSPP जीन इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी जाती है। DSPP इट इज़ फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 4 पे होती है। इट इनकोड्स फॉर द प्री प्रोटीन, एक प्री प्रोटीन बनाता है दैट इज सिक्रेटेड बाय ओडोंटोब्लास्ट, ठीक है, एंड इट प्रोटियोलिटिकली प्रोसेस्ड टू जनरेट 2 प्रिंसिपल प्रोटीन्स। जो प्री प्रोटीन है उसको प्रोटियोलिटिकली प्रोसेस किया जाता है टू प्रोड्यूस 2 प्रोटीन्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। डेंटिन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोटीन होती है फाइनली, जो होती है डेंटिन सियालोप्रोटीन एंड डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स डेंटिन सियालोप्रोटीन एंड डेंटिन फॉस्फोप्रोटीन ये डेंटिन मिनरलाइजेशन में हेल्प कराती हैं। अगर DSPP जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है दैट इज एसोसिएटेड विल बी डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड डेंटिन डिस्प्लेसिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा? अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या क्या दिखेगा? बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट डेंटेशन कैन बी अफेक्टेड, ट्रू स्टेटमेंट। स्मॉल पिटेड डिस्कलर्ड टीथ दिखाई देते हैं डेंटिनो अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट में, स्मॉल पिटेड डिस्कलर्ड टीथ। तीसरा है टीथ दे आर प्रोन टू रैपिड वियर एंड टियर, क्योंकि इनामल ढंग से नहीं बन पाया। चौथा है हाइपोप्लास्टिक कॉन्डाइल, देखो कॉन्डाइल का कोई रिलेशन नहीं होता इसमें अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, ठीक है। सो चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज अ डिसऑर्डर ऑफ टूथ डेवलपमेंट एंड हैज नथिंग टू डू विद मैंडिबुलर कॉन्डाइल्स। Also, amelogenesis imperfecta is also called as congenital hypoplasia, congenital enamel hypoplasia बोलते हैं इसको। क्यों होता है ये? क्योंकि म्यूटेशन हो जाती है AMELX जीन में, ENAM जीन में, अमीलेक्स जीन में होती है, इनाम जीन में होती है, MMP20 जीन में होती है और FAM83H जीन में होती है। दैट मेक्स द प्रोटीन्स दैट आर एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनामल। अब ये प्रोटीन्स जो हैं अगर इनमें कोई दिक्कत है, AMELX, ENAM, MMP20 और FAM83H, ठीक है, ये नॉर्मल इनामल बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अगर इनमें कोई म्यूटेशन तो नॉर्मल इनामल ढंग से नहीं बन पाएगा एंड दे कैन बी डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जीन दैट इज ऑल्टर्ड। या AD जीन ऑल्टर हुई है, या AR जीन ऑल्टर हुई है, या XL जीन ऑल्टर हुई है, उसके बेसिस पे हमारे पास जितना हाइपोप्लास्टिक डिस्कलर्ड पेटेड ग्रुप और प्रूफ वियर रैपिड वियर हमारे को देखा जाता है, ठीक है, पेशेंट में वो वेरी करता है। ब्रेकेज कैन अफेक्ट बोथ द प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ इन अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, दांत के ब्रेकेज। नेक्स्ट, द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द माउथ आर एसोसिएटेड विद विच फैक्टर? देखो, लाइफस्टाइल इज द मेजर फैक्टर फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। प्राइमरी कॉज ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, that is the lifestyle. Other factors include less frequent causes like occupational disorders, exposure to certain cancer causing toxins, deficiency of iron, Plummer-Vinson syndrome. अगर deficiency of iron है तो that will cause that will be reason for Plummer-Vinson syndrome. इसके साथ chronic trauma, ill fitting denture है, chronic irritation है, कोई sharp cusp है, that can also cause squamous cell carcinoma. Then is chronic inflammatory disorders like lichen planus and lupus erythematosus. Next, best and richest source of stem cells is what? Exfoliated deciduous teeth. They are the best and richest source of stem cells. Directly from the Schaefer, the best stem cell in potentially proliferative capacity and differentiation is the stem cells that are extracted from human exfoliated deciduous teeth. ठीक है, that is SCED, stem cell from human exfoliated deciduous teeth. Type of dental stem cells are, सबसे पहले dental pulp stem cells आते हैं, DPSC, dental pulp stem cell. Second is stem cell that is from exfoliated or shed teeth, ठीक है, SHEDS और SCEDS, ठीक है, ये stem cells होते हैं from exfoliated deciduous teeth. तीसरे आते हैं stem cells from apical papilla, stem cells from apical papilla. चौथे आते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स, दैट इज PDLSCS, पेरिडोंटल लिगामेंट स्टेम सेल्स। पांचवें आते हैं डेंटिन फॉलिकल प्रोजेनाइटर सेल्स, DFPCs, डेंटिनल फॉलिकल प्रोजेनाइटर सेल्स। नेक्स्ट, द मेजर क्राइटेरिया फॉर बेसल सेल नीवर सिंड्रोम इज आर ऑल एक्सेप्ट। सबसे पहला है मोर देन 3 पाल्मर और प्लांटर पिट्स आर प्रेजेंट, ट्रू, सही आंसर है।
नेक्स्ट इज मल्टीपल ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट्स आर प्रूवन बाय हिस्टोलॉजी इन बेसल सेल नीवस सिंड्रोम, सही है। थर्ड इज बाइलैमिनार कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई इज देयर, ठीक है, ये भी होता है। अब चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ रॉन्ग कि बेसल सेल नीवस सिंड्रोम में हमारे पास ओवेरियन फाइब्रोमा नहीं होता है, ठीक है, ओवेरियन फाइब्रोमा इज़ नॉट देयर, दैट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओवेरियन फाइब्रोमाज आर माइनर क्राइटेरिया, मेजर क्राइटेरिया नहीं है, ठीक। Let's go with the theory. Gorlin-Goth syndrome or nevoid basal cell carcinoma syndrome (NBCCS). They are autosomal dominant. They have 6 major and minor criteria. Minor criteria greater than 100 हो सकते हैं, 6 major criteria हैं। Diagnosis is made by presence of at least 2 major criteria or 1 major criteria and 2 minor criteria, ठीक है। अगर 2 मेजर क्राइटेरिया मतलब डायग्नोसिस पॉजिटिव, अगर 1 मेजर क्राइटेरिया है और 2 माइनर क्राइटेरिया पॉजिटिव आ रहे हैं तो भी डायग्नोसिस पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। द मेजर क्राइटेरिया, सबसे पहले मेजर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमाज और 1 अकरिंग अंडर एज ऑफ 20 ईयर्स, एक अगर बेसल सेल कार्सिनोमा अकर कर रहा है 20 साल की उम्र से पहले, दैट इज द फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया। या फिर मल्टीपल बेसल सेल कार्सिनोमा अकर कर रहे हैं। सेकेंड इज हिस्टोलॉजिकली प्रूवन ओडोंटोकेराटोसिस्ट्स ऑफ द जॉ, ठीक है, हिस्टोलॉजी में ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट विल बी पॉजिटिव। थर्ड इज पाल्मर एंड प्लांटर पिट्स आर 3 और मोर। फोर्थ इज बाइलैमिनार कैल्सिफिकेशन ऑफ फॉक्स सेरेब्राई। फिफ्थ इज बाइफिड और फ्यूज्ड मार्क स्प्लेड रिब्स, ठीक है, बाइफिड या फिर फ्यूज्ड मार्कडली स्प्लेड रिब्स दिखाई देती हैं। सिक्स्थ में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव टू नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम, ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव टू विद नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम। अब माइनर क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। माइनर क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स मैक्रोसेफेली, दैट इज एडजस्टेड फॉर हाइट, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, फ्रंटल बॉसिंग, कोर्स फेस, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटीलोरिज्म, दीज आर माइनर क्राइटेरिया। थर्ड, other skeletal abnormalities are springal deformity, pectus deformity, syndactyly of the digits, ठीक। Fourth, radiological abnormalities are there, that is bridging of sella turcica, vertebral abnormalities such as hemivertebrae, fusion or elongation of vertebral bodies, modeling defects of the hands and feet or flame shaped hand and feet, they are radiological abnormalities। बल्जिंग सेला की वर्टिब्रल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है, हेमी वर्टिब्रल, आधी वर्टिब्रल हो सकती है, एलोंगेशन ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज हो सकती है, हाथ और जो पैर होते हैं वो फ्लेम शेप हो सकते हैं। पांचवा माइनर क्राइटेरिया इज ओवेरियन फाइब्रोमा, ठीक है, दिस इज अ माइनर क्राइटेरिया। सिक्स इज मेडुलोब्लास्टोमा, दिस इज ऑल्सो अ माइनर क्राइटेरिया, इट इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया। नेक्स्ट, patient reported with a papillary region on the lip involving the adjacent side of the mandible. Upon histology, a well-defined squamous epithelium with pushing margin and frond-like pattern, F-R-O-N-D, frond-like pattern is seen. So this is positive for verrucous carcinoma. The given characteristics are of verrucous squamous cell carcinoma. As it exhibits its key features that it is having a pushing margin or a pushing border, ठीक है, पुशिंग मार्जिन है, पुशिंग बॉर्डर है और फ्रॉन्ड लाइक पैटर्न है, दैट इज एन एक्सोफिटिक ग्रोथ, ठीक है, जो कि वेरुकस कार्सिनोमा के लिए ही देखा जाता है। दिस वाज टेकन फ्रॉम WHO क्लासिफिकेशन ऑफ हेड एंड नेक ट्यूमर्स 2017। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लेफ्ट रिपेयर प्रोसीजर, ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर प्रोसीजर कौन सा नहीं है, तो पहले कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। वॉन लैंगनबैक प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर फॉर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। VWK pushback plasty is a procedure for cleft palate. Bardash's flap procedure, BARDASCH, ठीक है, बर्दाश्त फ्लैप प्रोसीजर वो भी होता है। लेकिन टेनिसन रैंडल रिपेयर इज नॉट अ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर प्रोसीजर, बल्कि टेनिसन जो है दैट इज फॉर लिप रिपेयर, ठीक है, टेनिसन लिप रिपेयर प्रोसीजर है। लेट्स गो विद द थ्योरी। सर्जरीज फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर। क्लेफ्ट लिप रिपेयर में सबसे पहले मिलर्ड, सी फ्लैप रोटेशनल एडवांसमेंट प्रोसीजर, मिलर्ड इज फर्स्ट वन, सी फ्लैप रोटेशनल एडवांसमेंट। सेकेंड इज टेनिसन रैंडल ट्रायंगुलर फ्लैप जेड प्लास्टी, जैसा इंस्टा वगैरह पे देखा होगा कि ऐसे अगर ऐसे काटते हैं इसको और दोबारा
लिप को नई पोजीशन में सील कर देते हैं, दैट इज टेनिसन रैंडल ट्रायंगुलर फ्लैप जेड प्लास्टिक प्रोसीजर। थर्ड इज डिलेयर फंक्शनल लिप क्लोजर, डिलेयर फंक्शनल लिप क्लोजर। फोर्थ इज नॉड ऑफ टेक्निक। फिफ्थ इज स्क्रू गेज टेक्निक, नॉड ऑफ टेक्निक एंड स्क्रू गेज टेक्निक। ये नॉड ऑफ, स्क्रू गेज, डिलेयर, टेनिसन, मिलर्ड, ये सब क्लेफ्ट लिप रिपेयर के प्रोसीजर हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्जरी फॉर क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। पहला आता है हार्ड पैलेट रिपेयर के लिए। हार्ड पैलेट रिपेयर में वॉन लैंगलबैक पैलेटोप्लास्टी, दैट इज अ बायपेडिकल फ्लैप पैलेटोप्लास्टी। सेकेंड इज VWK पुश बैक पैलेटोप्लास्टी, VWK पुश बैक पैलेटोप्लास्टी। थर्ड इज बारडैक प्रोसीजर, BARDACH पैलेटोप्लास्टी। ये 2 फ्लैप टेक्निक होती है, 2 फ्लैप टेक्निक होती है। फोर्थ इज वोमेराइन फ्लैप, VOMERINE फ्लैप, ठीक है। फिफ्थ इज फर्लो जेड प्लास्टी, फर्लो जेड प्लास्टी इज फिफ्थ टेक्निक ऑफ सर्जिकल क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर। वॉन लैंगनबैक, VWK, बारडैश, वोमेराइन, फर्लो जेड प्लास्टी हार्ड पैलेट के लिए। सॉफ्ट पैलेट रिपेयर के लिए अब हमारे पास 2 आती हैं, इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी एंड डबल ओपोजिंग जेड प्लास्टी, डबल ओपोजिंग जेड प्लास्टी एंड इंट्रावेलार वेलोप्लास्टी। Next, floating bone concept was given by who? Floating bone concept was given by Hofmeister et al. Hofmeister et al. ने दिया था। Callus modeling after distraction osteogenesis can be done based upon floating bone concept. It was introduced by Hofmeister et al. This concept emphasizes on the property of moldability of the callus at the early consolidation phase so that the mandible is floated to a desired position to collect the occlusal changes. Next, the drug that is not given in a child allergic to lignocaine is which drug? देखो आंसर है हमारे पास आर्टिकेन। बोथ लिग्नोकेन और आर्टिकेन दोनों ही ड्रग्स हमाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक में आते हैं। अगर लिग्नोकेन से एलर्जिक है बंदा या चाइल्ड, तो देयर आर हाई चांसेस कि आर्टिकेन से भी पेशेंट जो है एलर्जिक हो, ठीक है, क्योंकि वो सेम कंपोनेंट ऑफ द ग्रुप, सेम ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द TMJ डिस्क इन T सैजिटल प्लेन इज व्हाट? सैजिटल प्लेन में TMJ की शेप क्या होती है? TMJ की शेप होती है कनकेवो कन्वेक्स इन द सैजिटल प्लेन, ऑलराइट। द आर्टिकुलर डिस्क इज बाइकनकेव और कनकेवो कन्वेक्स इन द शेप व्हेन इट इज व्यूड इन सैजिटल प्लेन, ठीक है। देयर विल बी अ लोअर जॉइंट कैविटी, ठीक है। उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज होगा ऑन द आर्टिकुलर सरफेस, उसका आर्टिकुलर डिस्क आएगी और अपर जॉइंट कैविटी आ जाएगी। सो दिस बिकम्स कनकेवो कन्वेक्स शेप। नेक्स्ट, a 20-year-old female with retrognathic mandible undergoes bilateral sagittal split osteotomy advancement procedure. Post-operative radiograph shows normal condyle with hemarthrosis, no granulation, yet after removal of intermaxillary fixation, anterior open bite develops. What is the most probable cause? देखो, central condylar sag is the most probable cause of anterior open bite after BSSO advancement procedure. The condylar sag, it is defined as the immediate or late change in the position of condyle in the glenoid fossa after surgical establishment of a new pre-planned occlusion by rigid fixation of bony fragments that is leading to change in expected occlusion, ठीक है। There are 2 types of condylar sag. सबसे पहला आता है हमारे पास सेंट्रल टाइप और यूनिलेटरल टाइप और बायलेटरल टाइप, और दूसरा आता है पेरिफेरल टाइप। पेरिफेरल टाइप भी हमारे पास होता है 1 and 2। सेंट्रल जिसको बायलेटरल या फिर यूनिलेटरल बोलते हैं, और पेरिफेरल टाइप आता है दूसरे वाला, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। सेंट्रल condylar sag condyle is positioned inferiorly in the condylar fossa and makes no contact with any part of the fossa. Central condylar sag में कोई contact नहीं बनाता condyle with any part of the fossa. जो टाइप 1 पेरिफेरल condylar sag है उसमें condyle is placed inferiorly with some contact to the fossa. पेरिफेरल condylar sag में कुछ कॉन्टैक्ट होता है टू द फोसा। टाइप 2 इज पेरिफेरल condylar sag जिसमें कि करेक्टली इन द फोसा विद इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन हम कंडाइल को प्लेस करते हैं, बट विद प्लेसमेंट ऑफ रिजिड फिक्सेशन एंड टॉर्किंग फोर्सेस आर अप्लाइड एंड द कंडाइल मूव्स इधर मीडियली, लेटरली और इन्फीरियरली, ठीक है। मतलब पूरे रिजिड फिक्सेशन कराते हैं टाइप 2 में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? देयर इज अ बायलेटरल सेंट्रल सैग और बायलेटरल सेंट्रल कंडाइलर सैग। यहाँ पे करेक्ट डेंटल मिडलाइंस आ जाती हैं, इंक्रीज ओवरजेट हो जाता है, एंटीरियर ओवन बाइट हो सकती है, बायलेटरल क्लास 2 मालोक्लूजन कैन बी सीन।
देयर कुड बी अ यूनिलेटरल कॉन्डाइलर सैग अगर हमारे पास हुआ है तो देयर इज मैंडिबुलर मिड लाइन शिफ्ट टू इप्सिलेटरल साइड, ओवरजेट इंक्रीज कर जाता है मैंडिबुलर मिड लाइन में, ठीक है। मतलब बाइलेटरल जो हमारे पास सेंट्रल कॉन्डाइलर सैग हो रहा है उसमें कॉन्सिक्वेंस है इंक्रीज ओवरजेट, एंटीरियर ओपन बाइट हो जाएगी इन बाइलेटरल सेंट्रल सैग, और क्लास 2 मालोक्लूजन हो जाएगा बाइलेटरली, ठीक। अगर यूनिलेटरल कॉन्डाइलर सैग है हमारे पास तो मैंडिबुलर मिडलाइन शिफ्ट कर जाएगी टू इप्सिलेटरल साइड, ठीक। अब इप्सिलेटरल साइड को शिफ्ट कर गई है तो एक साइड का इप्सिलेटरली ओवरजेट इंक्रीज कर जाएगा, क्लास 2 होगा इप्सिलेटरल साइड पे। फिर आती है पेरिफेरल कॉन्डाइलर सैग में कॉन्सिक्वेंसेस। पेरिफेरल कॉन्डाइलर सैग टाइप 1 में इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोस इंट्रा ऑपरेटिवली एंड मे कॉज लेट रिलैप्स बट to condylar resorption that could be possible. Peripheral condylar sag type 1. Peripheral condylar sag type 2 में क्या होता है, बाइलेटरल जाता है टाइप 2। करेक्ट डेंटल मिडलाइंस होती हैं, एंटीरियर एज टू एज क्रॉस बाइट हो सकती है, क्लास 3 जा सकता है, एंड बाइलेटरल पोस्टीरियर ओपन बाइट रहती है। आगे से कॉन्टैक्ट करेगा, पीछे से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, ये पेरिफेरल कॉन्डाइलर सैग टाइप 2 पे आता है। यूनिलेटरल मिडलाइन शिफ्ट हो जाता है टू कॉन्ट्रालेटरल साइड, जिस साइड को मिडलाइन शिफ्ट होगा उल्टी साइड को शिफ्ट हो जाएगा मिडलाइन, ठीक। एज टू एज क्रॉस बाइट हो सकती है या फिर एज टू एज बाइट हो सकती है। पोस्टीरियर ओपन बाइट इज सीन ऑन इप्सिलेटरल साइड, सेम साइड पे पोस्टीरियर ओपन बाइट विल बी सीन। नेक्स्ट, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्टिंग द टीएमजे कैन बी ऑल एक्सेप्ट व्हाट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास एंकालोसिस इज देयर, पेन एंड स्टिफनेस इज देयर, ओपन बाइट इज देयर, बट ऑस्टियोटोमा हमारे पास इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता। ऑस्टियोमा इज़ नॉट कॉमन। देखो, ऑस्टियोमा एक स्लो ग्रोइंग बेनाइन ट्यूमर है दैट इज़ मेड अप ऑफ मैच्योर बोन टिश्यू, ठीक है। ये कॉमनली स्कल, जॉज, फेशियल बोन्स और यूजुअली पेनलेस होता है, तो ये अकर नहीं करता हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज़ अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड इरोजन ऑफ द जॉइंट इन वेरियस साइड्स। TMJ 4 से 80% केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अफेक्ट होता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा TMJ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? पेन, स्वेलिंग, क्रेपिटस, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आर कॉमन। माल ओक्लूजन हो सकता है विद एंटीरियर ओपन बाइट इन लेटर स्टेजेस। नेक्स्ट इज मॉर्निंग स्टिफनेस इज देयर, मतलब ग्रेटर देन 30 मिनट्स के लिए मॉर्निंग स्टिफनेस मुंह खोलने में रहती है। डिक्रीज्ड मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगती है। In children, there is disturbance in mandibular growth pattern and facial deformity is there and ankylosis is there. Diagnosis कैसे करते हैं हम? Rheumatoid arthritic factor को चेक करते हैं प्लस CRP जीन को चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में there is flattening of the head of the condyle, cortical erosion will be there is reduced joint space, and along with this there will be pencil shaped condyles और spiked deformities can be seen. इसके साथ साथ सब कॉर्टिकल सिस्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन, ठीक। ग्रेडिंग जो होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो लार्सन क्लासिफिकेशन के ऊपर होती है, LARSEN क्लासिफिकेशन, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5। लार्सन क्लासिफिकेशन 0 से 5 के बीच में होती है। ट्रीटमेंट में क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग्स आते हैं हमारे पास, दैट इज़ एस्पिरिन एंड कॉर्टिसोन आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स। Second line drugs में we have DMARDs, that is disease modifying anti-rheumatic drugs. Disease modifying anti-rheumatic drugs are DMARDs drugs. They are slow acting methotrexate, hydrochloroquine and leflunomide, ठीक है। Slow acting methotrexate, hydrochloroquine and leflunomide, that is a newer drug. Leflunomide नया ड्रग है। Latest biological agents are enarticept, infliximab, rituximab and abacticept. ये सारे latest biological agents हैं जो यूज़ हो रहे हैं। Next, if the cleft palate is repaired later than ideal time for repair, what is the most possible complication? Or which of the following will be seen in comparison to the normal population with unaffected cleft lip and palate? देखो, अगर हमने लेट इसको ट्रीट किया है, लेट सर्जरी कर रहे हैं क्लेफ्ट रिपेयर की, सो मेन चीज़ जो आएगी दैट विल बी स्पीच डिफ़िकल्टी, ठीक है। स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी, दैट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन उस टाइम, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत उतनी आती नहीं है, बट दैट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन, स्पीच थेरेपी। लेट्स अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर।
अर्ली क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर में एडवांटेज बहुत बड़ा होता है, दैट इज़ बेटर स्पीच डेवलपमेंट कुड बी देयर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है, देयर इज स्कार फॉर्मेशन, स्कार फॉर्मेशन होगी तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। पुअर ग्रोथ ऑफ मैग्जिला एंड रिट्रूजन ऑफ मैग्जिला विल बी देयर। पुअर कॉस्मेटिक्स एंड नीड फॉर ऑर्थोगोनैथिक सर्जरी लेटर इन लाइफ विच इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट ड्यू टू स्कार फॉर्मेशन, ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस आगे अर्ली रिपेयर की। लेट रिपेयर का क्या फ़ायदा होता है, लेट रिपेयर में ग्रोथ ऑफ मैग्जिला इज़ अनइम्पेंडेड, मतलब मैग्जिला जैसे ग्रो करना है वैसे कर रहा है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है। मगर इसमें हमारे पास पुअर स्पीच डेवलपमेंट होती है, तो बाद की लाइफ में उसको स्पीच थेरेपी करवानी पड़ेगी। हैज़ द बैलेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स इज सीन इन क्लेफ्ट एंड पैलेट रिपेयर सर्जरी कंसिडरिंग बोथ इन माइंड। तो अराउंड 18 मंथ्स ऑफ एज पे हम ये सर्जरी जो है करते हैं क्लेफ्ट पैलेट की। नेक्स्ट, द डिफिकल्टी इन स्पीच इन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी अकर्स ड्यू टू व्हाट। देखो, डिफिकल्टी इन स्पीच अकर्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन क्लोजिंग द स्पेस बिटवीन द ओरल कैविटी एंड द नोज, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न जो रहता है स्पीच इंपेयरमेंट का इन क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट्स इज वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंसी और इम्पेयरमेंट। क्योंकि जो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट है दैट इज एक्टिंग एज अ वेल टू द ओरल कैविटी, मतलब एक पर्दे की तरह काम कर रहा है ओरल कैविटी के अंदर, जो कि वेलोफेरेंजियल सफिशिएंसी को मेंटेन करके रखेगा। जब हम बात करते हैं तो जब साउंड निकालेंगे तो एक पूरा सील्ड एनवायरनमेंट नहीं बन पाता वेलोफेरेंजियल स्पेस का, तो वहाँ पे वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए द पर्सन इज़ नॉट एबल टू प्रॉपरली क्लोज द माउथ एंड द एयर इट लीक्स और द लेटर्स दे लीक फ्रॉम द नोज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गए, क्योंकि हवा निकल रही है तो साउंड की वाइब्रेशन भी नाक से निकल जाती है, तो इसीलिए नेज़ल रेजोनेंस आती है वॉइस के अंदर, ठीक है। क्लेफ्ट वाले पेशेंट में नेज़ल रेजोनेंस आती है। सेकेंड रीजन इज रेजिडुअल पैलेटल फिस्टुला, रेजिडुअल पैलेटल फिस्टुला इवन आफ्टर सर्जरी। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सम कॉन्सोनेंट साउंड्स, एस नहीं बोल पाएगा, जेड नहीं बोल पाएगा, श नहीं बोल पाएगा, जी नहीं बोल पाएगा, विच रिक्वायर्स द प्लेसिंग ऑफ टंग देयर टू मेक द साउंड एस, ठीक है। तो ऊपर से भी हवा निकल जाएगी, पैलेट से भी हवा निकल जाएगी, नाक से हवा निकल जाएगी, तो रेजिडुअल पैलेटल फिस्टुला इज ऑल्सो अ रीज़न। तीसरा रीज़न जो क्लेफ्ट से रिलेटेड नहीं है दैट इज मिसिंग टीथ। इफ द टीथ आर मिसिंग और मॉल अलाइंड, सम डेंटल साउंड सच एज एफ वी वुड बी मोर डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट, ठीक है। अ चाइल्ड विद वेलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी कैनॉट टच हिज सॉफ्ट पैलेट टू द बैक ऑफ द थ्रोट, हिज सॉफ्ट पैलेट इज टू शॉर्ट or does not move right away. This lets the air and sound to escape through nose while he talks. That may be as a reason for velopharyngeal insufficiency, जिसके लिए उसको सर्जरी करानी पड़ती है। Next, the calcitonin nasal spray or nasal injection is used for treatment of what? Calcitonin nasal spray injection is used for treatment of central giant cell granuloma. CGCG की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा आर, फर्स्ट इज सर्जरी, ठीक, क्यूरेटाज विद केमिकल कॉटराइजेशन इफ लीजन इज स्मॉल एंड रिसेक्शन इफ द बोन इज थिन, दैट इज फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा। इंट्रालीजनल स्टेरॉयड इंजेक्शंस आर गिवन, calcitonin injections and nasal sprays are given in central giant cell granuloma. Interferon alpha is given plus radiotherapy is given in central giant cell granuloma, ठीक है। Next is a person gets a horizontal laceration of 8 centimeter over the parotid gland, exposing and damaging it from outside. 8 सेंटीमीटर का पैरोटिड ग्लैंड पे इस कट लग गया और बाहर से ये डैमेज हो गया। द पैरोटिड डक्ट इज लैसरेटेड एंड बोथ द स्टम्प्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट विल बी व्हाट एट द टाइम? देखो, कैनुलेट द डक्ट एंड क्लोज द लैसरेशन एंड रिमूव द कैनुला आफ्टर 10 to 14 days। कैनुलेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि डक्ट पेटेंट रहे, डक्ट कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए हम कैनुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। फेशियल इंजरीज अलॉन्ग द लाइन ऑफ middle upper lip and the tragus carry high risk chances of parotid duct injury। देखो, जहाँ पे हमारे पास आँख का बॉर्डर ख़त्म होता है और लिप का बॉर्डर ख़त्म होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच की अगर एक लाइन बनाए और जो लिप का अपर बॉर्डर है उससे एक इंसीजन दे कान की तरफ को, तो ये वाला इंसीजन, इसमें पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट्स का इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। दैट इज़ द फेशियल नर्व इंजरी कुड बी कॉमन इन दिस। पैरोटिड डक्ट इंजरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सबसे पहले आता है ए, सेगमेंट ए, इंट्राग्रैनुलर पार्ट ऑफ द इंजरी। इंजरी रिक्वायर्स ओनली क्लोजर ऑफ द पैरोटिड कैप्सूल। डक्ट यूजुअली हील्स फास्ट एंड अनइवेंटफुली डक्ट हीलिंग होती है सेगमेंट ए में,
ठीक है। सेगमेंट ए हमारे पास होता है जो कि कान से लेकर टेम्पोरल बोन जहाँ तक एंड कर रही है वहाँ तक सेगमेंट ए होता है। सेगमेंट ए के बाद जो मोलर वाला रीजन आ जाता है उसमें आता है सेगमेंट बी, फर्स्ट मोलर तक। फिर सेगमेंट सी जो है वो सेकंड मोलर तक रीजन जाता है, ठीक है। सो सेगमेंट बी इज द पार्ट ओवरलाइंग द मैसेटर मसल। सेगमेंट बी इज द पार्ट ओवरलाइंग द मैसेटर मसल वेरी नियर टू द स्किन and has maximum chances of injury here. The direct eczemosis of the duct ends after cannulating the duct. ठीक है, सेगमेंट बी में अगर होता है तो मतलब डक्ट हमारे पास इंजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम डक्ट को कैनुलेट करते हैं, 10 से 14 दिन के लिए कैनुलेट करते हैं, जो हमारी कट लगा हुआ उसको सील कर देते हैं। फिर हम इसको जो कैनुलेशन है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। 10 से 14 दिन क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टेनोसिस प्रिवेंट की जा सके। सेगमेंट सी, द मोस्ट distal most end that opens into the oral cavity same as that of B, जो हमारा सेकेंड मोलर के पास जाके खोल रहा है सेगमेंट सी। इफ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिस्टल एंड कट, यूज प्रॉक्सिमल स्टम्प टू क्रिएट एन इंट्रा ओरल ड्रेनेज फॉर आर्टिफिशियल म्यूकोजल ओपनिंग और ओरल री इम्प्लांटेशन ऑफ द कैनुलाइज देयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कैनुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें इंट्रा ओरल ड्रेनेज एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी आर्टिफिशियल म्यूकोजल ओपनिंग करके, ठीक है, सेगमेंट सी के अंदर। इफ बोथ एंड्स ऑफ द डक्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ligation of the proximal end is done to promote the atrophy of the gland and reduce the risk of fistula or sialocele formation. ठीक है, अगर दोनों डक्ट नहीं मिल रहे, दोनों एंड नहीं मिल रहे डक्ट के, जो आपके कट गई है दोनों डक्ट के एंड नहीं मिल रहे, तो एक साइड को हम लाइगेट कर देते हैं, ठीक है, और लाइगेट कर देते हैं प्रॉक्सिमल वाले को, ताकि एट्रोफी ऑफ द ग्लैंड को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज टू बी डन on the side of ramus of the mandible which had unilateral crossbite to increase the height of the mandible, जहाँ पे हमारे पास ramus की हेड छोटी है। Where should be the vector of growth located? The vector of growth, it is located perpendicular to the occlusal plane of the patient. ठीक है, vector of growth किसके perpendicular होता है? To the occlusal plane of the patient. Vector means direction in which we want the bones to move and form new bone. In this case, that is unilateral short ramus with cross bite, we need to increase the length of ramus जिस साइड पे हमारे पास ramus short है। Hence, osteotomy cut will be placed in the ramus parallel to the occlusal plane so that the vector for growth is the perpendicular growth. अगर ये हमारे पास mandible है तो हमारा कट ऐसे होना चाहिए parallel to occlusal plane, ताकि हमें इस vector में height का advantage मिले, या फिर सिंपल वर्ड्स में इस वेक्टर में हम हाइट को बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट, पेशेंट अंडरवेंट TMJ आर्थ्रोप्लास्टी फॉलोइंग विच ब्लीडिंग वाज सीन ऑन द मीडियल टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल। विच ऑफ दीज वेसल्स इज इन्वॉल्व? देखो, अगर मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज इन्वॉल्व तो मीडियली टू लेटरल टेरिगॉइड हमारे पास ब्लीडिंग देखी जा सकती है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी, इट इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रेट्रोमैंडिबुलर पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। Medial meningeal artery ascends between the sphenomandibular ligament and the lateral pterygoid muscle. Sphenomandibular ligament और lateral pterygoid muscles के बीच में extend कर रही है, and it is passing between the two roots of auriculotemporal nerve. Middle meningeal artery runs through the foramen spinosum of the sphenoid bone to supply the dura mater and calvaria. ठीक है, calvaria और ड्यूरा मैटर को सप्लाई करने के लिए मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो है वो फोरामेन स्पाइनोसम से रन कर रही है। द एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन्स बीनीथ द टीरियन एंड इट इज़ वल्नरेबल टू एक्सटर्नल स्कल इंजरी इन दिस पॉइंट वेयर द स्कल इज वेरी थिन। रप्चर टू द आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिड्यूरल हेमेटोमा दैट इज कॉज्ड बाय मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का ट्रॉमा अगर हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडियल टाइम फॉर रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ इज़ व्हेन। देखो, आइडियल टाइम इज़ व्हेन जब हमारे पास रूट फॉर्मेशन जो है वो 2/3 हो चुकी है, 2/3 रूट इज़ कंप्लीट, तब आइडियल टाइम होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ का। रिमूवल ऑफ टूथ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ रूट और अर्ली फॉर्मेशन ऑफ रूट लीड्स टू बॉल लाइक स्ट्रक्चर और रोटेट्स द फॉलिकुलर क्रिप्ट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एलिवेट। पूरा का पूरा फॉलिकल रोटेट करके अंदर उसी सॉकेट में रोटेट करता रहता है, तो उसको निकालना मुश्किल रहता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द कंप्लीट रूट फॉर्मेशन, रूट में बी लॉन्ग, मल्टीपल, डायलैसेरेटेड एंड डाइवर्जिंग, अगेन मेकिंग इट डिफिकल्ट, और रूट के ब्रेकेज के चांसेस भी होते हैं। हेंस
द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ द टूथ इज़ व्हेन 2/3 ऑफ द रूट इज़ कम्प्लीटेड, क्योंकि एक हमारे पास लेवरेज लेने के लिए जगह भी बन जाती है, टूथ अपनी सॉकेट में रोटेट भी नहीं करेगा और शॉर्टर रूट्स होंगी वो होंगी भी नहीं, ठीक है, रूट का टूटने का खतरा भी कम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, 2/3 ऑफ द टूथ कंप्लीशन के बाद ही हमें रूट निकालनी, मतलब टूथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए इम्पैक्टेड को। नेक्स्ट, पेशेंट हैज़ अ राइट मैंडिबुलर स्लो प्रोग्रेसिव पेनलेस स्वेलिंग नियर राइट मैंडिबुलर पोस्टीरियर मोलर रीजन, ठीक है। अब ऑन रेडियोग्राफ मल्टीलोकुलर रेडियोलुसेंसिस कैन बी सीन, ऑन हिस्टोलॉजी columnar epithelium is present with reverse polarization of the basal cell layer. Most possible diagnosis is what? तो ये benign condition जा चुकी है, it will be ameloblastoma, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स अमीलोब्लास्टोमा की जो है उसके बारे में बात करते हैं। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अमीलोब्लास्टोमा आर ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल आइलैंड्स कंपोज्ड ऑफ पेरिफेरल पैलिसेडिंग कॉलमनर सेल्स एट द बेसल सेल लेयर, ठीक है। बेसल सेल लेयर में हमारे पास पैलिसेडिंग पेरिफेरल कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि हाइपर क्रोमैटिक होते हैं। सेल्स दे शो रिवर्स पोलराइजेशन दैट इज अवे फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी वाइकर्स गॉर्लिन चेंज जो है वो दिखाई देता है अमीलोब्लास्टोमा के अंदर। स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स आर सुपराबेसल सेल्स कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड एंगुलर सेल्स। स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स अलग चीज़ होती है बिल्कुल ही, ठीक है, जो कि सुपराबेसल सेल्स होते हैं। ये अलग फैक्ट की बात कर रहे हैं। स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स आर सुपराबेसल सेल्स कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड एंगुलर सेल्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि स्लो प्रोग्रेसिव स्वेलिंग, राइट मैंडिबुलर पोस्टीरियर मोलर रीजन, मल्टीलोकुलर लीजन, कोलमनर एपिथेलियम विद रिवर्स पोलराइजेशन ऑफ बेसल सेल लेयर, तो अमीलोब्लास्टोमा इसमें आंसर है। नेक्स्ट, द फ्रैक्चर दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द ओरल कैविटी इज कॉल्ड एज विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर। देखो, ऐसा फ्रैक्चर जो किसी भी टिश्यू से कम्युनिकेट करके बाहर आ जाए, दैट विल बी अ कंपाउंड फ्रैक्चर। ऑलराइट, लेट्स गो विद द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। फर्स्ट इज सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर डज नॉट ओपन इनटू अ सराउंडिंग कैविटी और सराउंडिंग एक्सटीरियर टिश्यूज। कंपाउंड फ्रैक्चर ओपन कर जाता है इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, जैसे ओरल कैविटी हो गया या फिर स्किन से बाहर आ जाएगा कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज नर्व्स, मेजर ब्लड वेसल्स वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे पंचर हो सकता है। कम्यूटेड फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब है एक ही फ्रैक्चर के अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर सेगमेंट्स है, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्चर के अगर सेगमेंट है एक ही जगह पे, दैट इज नोन एज कम्यूटेड फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मतलब एक साइड ऑफ कॉर्टेक्स जो है वो टूटी हुई है, बाकी दूसरी साइड की इन्वॉल्व है या फिर सिक्योर्ड है अभी तक, ठीक है, एक ही कॉर्टेक्स यूज़ हो रही है। उसके बाद आते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। कोई प्री एग्जिस्टिंग बोन डिजीज़ है जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल हो गया, ठीक है, या फिर जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं उनका डैमेज शुरू हो गया, तो वहाँ पे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कैन बी सीन। नेक्स्ट, पेरेरोम्बिन सिंड्रोम डज नॉट इंक्लूड व्हाट। देखो, पेरेरोबिन सिंड्रोम में देर इज ग्लॉसोपोटोसिस, देर इज अ क्लेफ्ट पैलेट एंड देर इज माइक्रोग्नाथिया। तीन चीज़ें होती हैं। ग्लॉसोपोटोसिस होता है दैट इज पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट और रिट्रैक्शन ऑफ द टंग। माइक्रोग्नाथिया होता है स्मॉल या रिट्रूडेड मैंडिबल होती है। क्लेफ्ट या यू शेप्ड पैलेट होता है, ठीक है। और ये तीनों जो कॉजेज हैं ये मेजर कॉज होते हैं ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन दीज पेशेंट्स ऑफ पेरेरोबिन सिंड्रोम, और इनका मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट इन्फेंसी तक हो जाना चाहिए, नहीं तो बाद में इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। अब चौथा जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप नहीं होता इसमें, डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट पैलेट होगा लेकिन क्लेफ्ट लिप नेसेसरली नहीं है कि इन्वॉल्व होगा, और क्लेफ्ट भी यू शेप्ड हमारे पास पैलेट के अंदर होता है, ठीक। नेक्स्ट, द टेसियर टाइप 8 क्लासिफिकेशन ऑफ क्लेफ्ट इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट विच। टेसियर टाइप 8 क्लेफ्ट जो है वो गोल्डन हार्ट सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है, ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम के अंदर देता है, और हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया के अंदर भी देखा जाता है। ट्रेचर कॉलिन, हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया, गोल्डन हार्ट सिंड्रोम, इन तीनों के अंदर टेसियर टाइप 8 क्लेफ्ट इज सीन। क्राउजन सिंड्रोम के अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाती है, राइट। ट्रेचर कॉलिन में हमारे पास टेसर 6, 7, 8 देखा जाएगा। नंबर 8 जो है वो गोल्डन हार्ट के अंदर देखा जाएगा, ठीक है, और हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया वगैरह के अंदर भी नंबर 8 ही देखा जाता है। इन ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम द मेन डिस्टर्बेंस इज इन मसल्स एंड बोन्स, whereas in golden heart syndrome the skin and soft tissues are generally involved.
देखो टेसियर ऑर्बिटर सेंट्रिक क्लेफ्ट्स होते हैं वो आई के बेसिस पर, आई के जो सॉकेट है उसके रेफरेंस में हम क्लासीफाई करते हैं। मेन ग्रुप का अगर इसको ईजिली डिफाइन करना हो तो 0 to 7 हमारे पास होते हैं क्लेफ्ट ऑफ द फेस ऑफ द फ्रंट साइड। 8 to 14 होता है क्लेफ्ट ऑफ द स्कल, दैट इज अपर टू बैक साइड, पीछे की साइड को चला जाता है, ठीक है। 0 to 14 होता है 1 and 13, 2 and 12, दीज आर पेयर्ड क्लेफ्ट्स। एक साइड पे होगा तो दूसरी साइड पे अगर बायलेटरल क्लेफ्ट है तो दे आर 1 and 13 and 2 and 12, ठीक है। ये मतलब टेसियर का क्लासिफिकेशन है जो कि एक डायग्राम के हिसाब से, ऑर्बिट के हिसाब से क्लेफ्ट को उन्होंने क्लासीफाई करा है। बल्कि हमारा जो लास्ट ऑप्शन है जो गलत है, दैट इज़ क्राउज़न सिंड्रोम। उसमें जेनेटिक क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर है वो बेसिकली, जिसमें प्री मैच्योर स्कल के जो सूचर्स हैं वहाँ पे क्रेनियो सिनोस्टोसिस होती है, प्री मैच्योर फ्यूजन ऑफ द स्कल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें मिड फेस हाइपोप्लेजिया हो सकता है, नोज बीक्ड हो सकता है, हाइपर टीलोरिज्म हो सकता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस हो सकती है और बल्जिंग आइज हो सकती है, क्योंकि जो दिमाग है वही छोटा रह गया, जो स्कल है वही छोटा रह गया, तो हर चीज़ बल्जिंग दिखती है। अब इसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वे में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, नेज़ल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेंटली वो रिटार्डेड नहीं होगा, ठीक है। मेंटली ही विल बी नॉर्मल, अगर उसे नॉर्मल ट्रीट किया गया है तो ही विल ग्रो आउट टू बी अ नॉर्मल पर्सन।